नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मैथ्स का कंप्लीट कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मेरा मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आपको अचीवर्स एकेडमी की ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगा, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं DSSB के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। यदि दो पुरुष या तीन लड़के 48 घंटों में एक काम पूरा कर सकते हैं तो चार पुरुष और दो लड़के उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो टाइम एंड वर्क यानी कि समय तथा कार्य चैप्टर का है, जिसमें जो कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है वो है हमारा MDH/W, जहां M जो है वो आपका मैन पावर है। मैन पावर का मतलब क्या, वो आदमी भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है और वो लड़के भी हो सकते हैं। ठीक है। डी का मतलब है दोस्तों यहां पे डे, डेज यानी कि दिन। एच का मतलब है यहां पे आर यानी कि घंटे, और डब्ल्यू का मतलब है वर्क यानी कि कार्य। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन में कहा यदि दो पुरुष या तीन लड़के, ध्यान दें ये जो या शब्द है इंग्लिश में और लिखा हुआ है, इसका मतलब है बराबर। तो हम कह सकते हैं कि दो पुरुष तीन लड़कों के बराबर हैं। तो दो पुरुष या तीन लड़के, इसका मतलब दो पुरुष तीन लड़कों के बराबर हुए, तो यहां से m गुना वाली चीज कहां आती है दोस्तों, बटे में। जब बराबर को क्रॉस करेगी तो वो बटे में आएगी। ये तीन यहां पर पहले से लिखा हुआ था और ये दो यहां से नीचे आ गया। तो यहां ध्यान रखना आपने कि यहां गलती ना कर देना, कहीं 2/3 लिख दो। ये m यहीं पर गुना वाली चीज बटे में, 3 यहीं पर था और 2 को हम इधर लाए। अब यहां से आपको क्या पता लगेगा दोस्तों कि m जो है वो 3 के बराबर है और b जो है वो 2 के बराबर, यानी कि आदमी जो है वो एक दिन में 3 काम कर सकता है और लड़का एक दिन में 2 काम कर सकता है। क्लियर है यहां तक बात। अब आगे बोल रहे हैं तो 4 पुरुष और 2 लड़के, ध्यान दीजिए, और शब्द हो, तथा शब्द हो या एंड हो। ठीक है। इनका मतलब क्या है दोस्तों, प्लस। ठीक है। तो क्वेश्चन में उसने बोला 4 पुरुष, तो 4 पुरुष को मैंने ये बोल दिया, और 2 लड़के। ध्यान दीजिएगा यहां पे ये 4 पुरुष और 2 लड़के ये मिलकर अब इस m की वैल्यू को डिनोट कर रहे हैं। ये बात याद रहेगी आपको। ठीक है, क्योंकि इन्होंने मिलके काम करना है। तो 4 पुरुष और 2 लड़के मिलकर काम कितने घंटे में पूरा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये मैन पावर की वैल्यू, और कितने घंटे में पूरा करेंगे ये आपकी एच की वैल्यू। ठीक है भाई। तो अब देखो इनसे मुझे काम करवाना है। ठीक, अब इनको ये बताओ तो सही कि काम करना क्या है, तभी तो करवा पाएंगे। तो इनको जो काम करना है वो काम 2 आदमी 48 घंटे में कर सकते हैं, या मैं कह सकता हूं कि उसे 3 लड़के 48 घंटे में कर सकते हैं। तो आप इसके बराबर लिखेंगे 2 आदमी इंटू में 48 घंटे। ध्यान दीजिएगा, ये 2 आदमी मैन पावर को शो कर रहे हैं और 48 घंटे इस आर को शो कर रहे हैं। ठीक है। वर्क मैंने क्यों नहीं लिखा, ध्यान दो, ये भी मिलकर एक काम पूरा कर रहे हैं और ये भी मिलकर एक काम पूरा कर रहे हैं। तो आपने ध्यान रखना है इस W की वैल्यू को, अगर दोनों साइड वर्क सेम है तो लिख के दिखाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। यहां तक आपको पता लगा कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे किया हमने। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपने एक दिन का काम निकाल लेना है, आदमी का, लड़के का, या इसमें औरत है जो भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद इसके हिसाब से ये कितने घंटे में करेंगे। अब इनको बताओ कि कितना काम था जिसे 2 आदमियों ने 48 घंटे में किया था। आप ये ना रखें तो आप 3 बॉय इंटू 48 भी रख सकते थे, क्योंकि दोनों का काम सेम है। अब क्या करना है दोस्तों, जहां आपको m दिखाई दे रहा है वहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 बनेगा 12, जमा यहां b की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4। इसका मतलब एक आदमी 3 काम कर रहा था तो 4 आदमी मिलकर कितने कर देंगे, 12 करेंगे। एक लड़का 2 काम कर रहा था एक दिन में, तो 2 लड़के 4 काम कर देंगे। क्लियर है यहां तक। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी कि 6 इंटू 48। ठीक है। 16x बराबर है 6 गुना में 48, और 16 से ये कटा 3 पे, और x की वैल्यू आ गई 6, ये 18। इसका मतलब हुआ कि अगर ये मिलके करेंगे तो 18 घंटे में काम पूरा हो जाएगा, ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का क्वेश्चन है जिसमें एक फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके हर एग्जाम में ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है भाई। अब देखो यहां पे अगर मैं इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कंपेयर कराऊं तो देखो क्या ये क्यूब वाली फीलिंग आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसमें भी क्यूब दे रखा है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर इसमें तो क्यूब दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है 78 का क्यूब माइनस 56 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब, और यहां पे लिखा हुआ माइनस के 78 इंटू 36 इंटू 56। तो पहले मैं इसके बारे में बात करता हूं। अब आप कहोगे सर ये वाली फीलिंग तो आ रही है, लेकिन यहां तो प्लस के निशान है, इसमें माइनस के हैं। तो अगर मैं इसी बात को तुम्हें ऐसे समझाऊं कि भाई यहां जो ये लिखा हुआ है ये माइनस, अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं ये माइनस 56 बनेगा। ठीक है भाई। और मैं यहां पे प्लस का निशान लगा दूं तो क्या कोई दिक्कत होगी? थोड़ा सा अच्छा दिखे इसके लिए मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं। ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा कि ये वाला माइनस मैं अगर अंदर ले जाऊं, ठीक है भाई, और इसको मैं इस तरह से लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत? अभी भी बात वही है दोस्तों, बशर्ते कि थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर इसको मैं इससे कंपेयर करूं तो भाई a जो है वो 78 है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 78। b को कंपेयर करूंगा तो ये कितना दिख रहा है आपको, माइनस के 56। अब आपको बता दूं ये माइनस 56 का क्यूब जब आप खोलोगे इसका मतलब क्या कि अगर मैं -1 का क्यूब करूं फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब होता है -1 की 3 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट नेगेटिव देगा। कहने का मतलब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो नेगेटिव आएगा तो वो नेगेटिव इस प्लस को फिर से नेगेटिव कर देगा। इसका मतलब यहां पे जो आपको ये नेगेटिव निशान दिखाई दे रहा है ये कैसे बना था वो मैंने आपको बता दिया कि इसको सोल्व करने से ये प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये फिर से माइनस आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी ये माइनस का निशान आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। क्लियर है। अब इतने वाली फीलिंग जो है वो सही सही आ रही है। यहां से सी बताओ अब मुझे क्या दिखेगा, सी दिखेगा माइनस के 12, ये फीलिंग आई। अब यहां पे -3abc, अब माइनस तो दिख रहा है। अब बच्चा कहेगा कि सर यहां तो 3 हमें दिखाई ही नहीं दिया, तो 3 नहीं दिखाई दिया तो अब इसको हम क्या 3 × 12 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो 3 × 12 ये 36 बनेगा। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है। अब यहां पे देखो ये जो 12 था ये कैसा था, माइनस का था, उससे ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है भाई। मेरे कहने का मतलब है कि यहां माइनस था, माइनस ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये जो था ये तो माइनस के 12 थे। अरे भाई अगर ये माइनस के थे तो यहां वाले 56 भी तो माइनस के थे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसे मैं प्लस बोल रहा था यहां पे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये वाली फीलिंग यहां पर आ रही है, इसका मतलब ये 3abc ही लिखा हुआ है जिसमें 3 यहां था, और इसका माइनस और इसका माइनस प्लस बन जाएगा, यानी कि ये वाला साइड एज इट इज रहेगा। ठीक है भाई। क्लियर है अब ये पॉइंट? अब ऊपर का अगर समझ में आ गया तो यहां से बस आपने इसको निकालना है, हालांकि क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको एक बार इसके नीचे का पोर्शन दिखाता हूं। नीचे के पोर्शन में अगर ध्यान से देखें तो यहां पे ये जो नीचे लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 7.8 का स्क्वायर, दिस इज 7.8 का स्क्वायर। ठीक है भाई। प्लस 5.6 का स्क्वायर प्लस 1.2 का स्क्वायर प्लस 7.8 इंटू 5.6 माइनस 5.6 इंटू 1.2 प्लस 1.2 इंटू 7.8, ऐसा ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है भाई। अब देखो यहां पे दोस्तों
जब ये फॉर्मूले की फीलिंग आती है ना क्वेश्चन में, तो इसका मतलब इसको हटा के हम इसके बराबर रखते हैं, ठीक है। जब इसके बराबर रखेंगे तो आप ध्यान रखना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो ये वाला पोर्शन है वो आपका नीचे दिखाई दे रहा होगा और जो आपस में कट जाएगा, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूं तुम्हें कि अगर मैं देखूं कि ये वाली फीलिंग क्या नीचे आ रही है, तो तुमने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बोला सर कुछ कुछ फीलिंग तो आ रही है पर ये साइन समझ में नहीं आ रही। तो अब इस बात को देखो ध्यान से, फिर से फीलिंग सारी आ रही है, लेकिन ध्यान दो ए स्क्वायर, अगर ये ए लिया है हमने तो यहां भी ये वाला ए सेम होना चाहिए। ये तो ए ही है भाई, यहां हो चाहे यहां हो। तो आप मुझे बताओ ये जो हमने वैल्यूज ऊपर से अभी निकाली थी, इनके हिसाब से ए 78 नीचे लिखा होना चाहिए, पर ये 7.8 लिखा है। यही क्वेश्चन में खास पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने कहा कि क्वेश्चन का ये फॉर्मूला है जो इसके बराबर होगा और ये वाला पोर्शन नीचे रखा होगा तो ये कट जाएगा, तो इसका मतलब मुझे इसको सही करने के लिए इसको 78 बनाना है। कैसे बनेगा मैं बना के दिखाता हूं। मुझे बताओ इसका पॉइंट हटा के क्या नीचे 10 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसका मतलब अब ये ऐसा हो गया 78/10 का होल स्क्वायर। 78/10 के होल स्क्वायर का दोस्तों मतलब है ये ऊपर वाले का भी स्क्वायर है और ये नीचे वाले का भी स्क्वायर है। बात समझ में? ऊपर वाले का स्क्वायर तो मैं यूं ही रखूंगा, लेकिन 10 के स्क्वायर को मैं 100 रख सकता हूं। सोल्व करके लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अब मैं ये जैसे मैंने सोल्व करके समझाया, इसको क्या लिखूंगा 78 का स्क्वायर अपोन में मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे 100। कैसे बना 100 बताया था। सिमिलरली इसका पॉइंट हटा के नीचे क्या लिखूंगा मैं 100, इसका पॉइंट भी हटा के 100 आएगा। क्लियर है? इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, इसका पॉइंट हटेगा तो फिर से 10 आएगा, तो 10 गुना 10 फिर से 100 बन जाएगा। यानी कि यहां पर भी 100 लिखा जा सकता है, इसमें भी 100 लिखा जाएगा पॉइंट हटा के, ठीक है। और इसमें भी नीचे 100 आ जाएगा इन पॉइंट्स को हटा के। इतनी बात समझ में? अब इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई दोस्तों, तो अब देखो नीचे ये वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई। मैं इस फीलिंग को और थोड़ा सा सही बता देता हूं। नीचे वाला पोर्शन लिख रहा हूं जस्ट, इसमें मैंने क्या किया 1/100 को कॉमन ले लिया, तो यहां पे ये क्या बन गया 78 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 78 इंटू 56 माइनस 56 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 78। नीचे वाला मैंने लिख दिया। अब ये वाली जो चीज है आपको बता दूं, ये और ये दोनों सेम हो गई। कैसे होगी फिर से देख लो। क्या a का स्क्वायर, ये a है ना, क्या a का स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें? ये लिखा हुआ है। क्या b का स्क्वायर? अब b का स्क्वायर करूंगा तो ध्यान दो भाई, जब भी आप स्क्वायर करते हो तो इसका जो रिजल्ट आता है दोस्तों वो प्लस हो जाता है। 2 माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बना देंगे, यानी कि ये जो रिजल्ट आएगा वो प्लस आएगा, इसलिए यहां पे प्लस का साइन लिखा हुआ है। आपको लगे कि सर ये तो b था, तो ये -56 का स्क्वायर अगर मैं इसका करूंगा स्क्वायर तो ये प्लस हो जाएगा। सिमिलरली इसका स्क्वायर करूंगा तो ये भी प्लस ही हो जाएगा, यानी कि ये सही लिखा हुआ है। अब यहां पे देखो, यहां क्या मल्टीप्लाई हुआ a इंटू बी, ये माइनस वाली फीलिंग है ना यहां पे, लेकिन यहां तो निशान कुछ अलग है। तो तुम मुझे बताओ जब a इंटू बी होगा, इसका मतलब 78 गुना -56 होगा तो रिजल्ट माइनस आएगा, तो माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, यानी कि ये यहां पे प्लस बना। बात समझ में? फिर से देखो, जब बी सी मल्टीप्लाई हुआ तो बी और सी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे और ये वाला माइनस एज इट इज दिखेगा। और जब सी और ए मल्टीप्लाई होंगे तो देखो ये और ये रिजल्ट नेगेटिव देंगे और इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव कर देंगे, इसलिए यहां पे ये प्लस लिखा हुआ है। तो अब तुम्हें समझ में आया हो कुछ कि भाई ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको मैं हटा के, ये कौन से वाली फीलिंग है? ये वाली फीलिंग है। इसको मैं हटा के ये सारा रख सकता हूं। इसका मतलब ऊपर मैंने रखा हटा के a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब ये मत पूछना कि ये क्यों रख दिया, क्योंकि ये सारा मैंने आपको मैच करवाया है कि भाई ये चीज यहां बन रही है तो इसको मैं हटा के इसकी जगह रख सकता हूं, तो मैंने रख दिया। फिर मैंने कहा जो नीचे बन गया उसमें 1/100 तो बाहर कॉमन है भाई, और ये जो अंदर लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन है, ये भी मैंने आपको बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है,
तो अब देखो दोस्तों ये आपस में कट गया, ये पोर्शन कट गया, बचा क्या a प्लस बी प्लस सी बटे में 1/100। तो मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी अगर मैं करता हूं यानी कि 78 जमा माइनस 56 जमा माइनस, मैं एक बार वैल्यू लिखता हूं, दिस इज 78 माइनस 56 माइनस 12, ये तो ऊपर बच गया है ना भाई, और नीचे क्या बच गया 1/100। ठीक है, तो सोल्व करो तो 78 में से 56 और 12 68 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, ये 10 बचा, और ये 1/100 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर बिकम्स 1000। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आई? तो ये देखो ध्यान से दोस्तों, इतना सब कुछ मैंने इसलिए समझाया ताकि आपके दिमाग में एक एक पॉइंट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं रही। हालांकि क्वेश्चन कितनी देर का था मैं ये भी आपको समझा दूं, ये सारी कहानी मैंने लिख दी है यहां पर, आप नोट कर लेना। क्वेश्चन था कितनी देर का ये मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन फेस करो, डिटेल तो मैं समझा चुका हूं, तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन फेस करो तो आपने कैसे सोल्व करना है, आपने बस ये देखना है कि इस क्यूब वाले फार्मूले के हिसाब से a कितना दिखाई दे रहा है। तुमने देखा यहां a 78 है लेकिन नीचे 7.8 है, ये बात ही यहां पे अलग है। यहां 78 है तो हमने a को 78 माना, फिर यहां पे प्लस होना चाहिए था, इसका मतलब b को मैंने -56 माना और c को -12 मान लिया। बस ये आपने अज्यूम करना है। तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन हमेशा कटता है, नीचे वाले पोर्शन से कट जाता है, लेकिन नीचे भी फिर a 78 ही दिखना चाहिए। ये बात बस ध्यान रखना कि जो a तुम ऊपर मान रहे हो वही a तुम्हारा नीचे भी बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा तो तुम उसको बनाओ कि भाई वो कैसे बन सकता है। तो जैसे मैंने बनाया था कि 7.8 का स्क्वायर जो है दिस इज 78/10 का स्क्वायर विच इज 78 स्क्वायर अपॉन में 100। तो आपने ये देखा कि भाई मैं इसको ऐसा बना सकता हूं, तो इसमें क्या निकल के आया, ये निकल के आया। तो अब ये मन में तुम्हारे होना चाहिए कि इसका जो आंसर बनेगा, ध्यान रखें, वो ये वाला पोर्शन बनेगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन तो नीचे से कटेगा, ये कटेगा तो फिर आंसर बनेगा a प्लस बी प्लस सी, जो कि आपने पहले ही निकाल लिए थे। लेकिन नीचे भी वैसे ही फीलिंग आए इसके वाली, तो इसमें क्या अलग था 1/100 अलग था। बस दोस्तों यही सोल्व करना था, मात्र इतनी सी देर लगती है इस क्वेश्चन में। बाकी इसके जैसे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको फटाफट करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्लियर? तो अब मेरे ख्याल से सारी बात तुम समझ गए होंगे। बस सेम करना होता है एबीसी को, वो इसके ऊपर वाले के हिसाब से भी हो सकता है और वो नीचे वाले के हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो फिर करेंगे बात। अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपका कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 अपॉन में 2 + 3 अपॉन में 1 + 4/5। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है ना ट्रिकी होता है, लेकिन इसमें फिलहाल ट्रिकी नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। वो ट्रिकी वाला क्वेश्चन कौन सा है वो मैं अलग से बता दूंगा इसी में। ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे सोल्व? ये फ्रैक्शन आपका हमेशा नीचे से सोल्व होगा, ये बात ध्यान रखना। कहां से सोल्व होगा? नीचे से। तो अगर मैं लिखूं 1 + 4/5, इसको सोल्व करना है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे? ध्यान दो, यहां से स्टार्ट करना। कैसे? 5 एकम 5, 5 + 4 कितने होते हैं? 9, बटे में 5 फिर से लिख देना। क्या बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक बात? मैंने क्या बताया कि यहां से सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 + 4/5, तो सीधा ही सोल्व करना। 5 एकम 5, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 और बटे में ये पैर लगा देना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया 2 + 3 अपॉन में 9/5। ये बन गया ना भाई, 2 + 3 और इसके बटे में जो रिजल्ट आए वो मैंने लिख दिया। तो तुम मुझे बताओ इसको सोल्व करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा ना, यानी कि ये 5 कैलकुलेशन में ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये बन गया 2 + 15 अपॉन में 9, है ना। आप इसको काट के भी लिख सकते थे, 3 × 9, तो इसको 2 + 5/3 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं आई। समझ में आ रही है बात? तो अब इसको फिर से सोल्व करो जैसे ये किया था। 3 दूनी 6 और 5 11, 11 बटे में 3 बन गया। ठीक है, यानी कि इसका जो रिजल्ट है, कौन सा? इसका, इस पोर्शन का जो रिजल्ट है वो 11/3 आ गया। तो अब क्या बन गया क्वेश्चन? 1 + 1/11/3, यही बन गया ना भाई।
अब ये वाला जो 3 है कैलकुलेशन में ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही रहेगा। फिर से सोल्व करो, 11 1 कम 11 और 3 14 बटे में 11। कहां तक सोल्व हो गया? ये नीचे का सोल्व हो गया सारा। अब क्या बन गया? यहां लिख दे रहा हूं। अब बन गया 1 प्लस 14 अपॉन में 11। ठीक है भाई, नहीं 1 प्लस 1 अपॉन आया ना, ये ध्यान रखना। देखो 1 प्लस 1 और नीचे का रिजल्ट ये लिखा हुआ है, तो ये ऐसा बन गया। तो ये 11 अब फिर से कहां जाएगा? ऊपर चला जाएगा, 11 बटे 14 बनेगा। तो 14 एकम 14 और 14 में 11 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 25। तो 25/14 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 25/14 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये इसका जवाब था। तो इस तरीके से करना था। अब क्यों ना इसको और थोड़ा सा कम लिखा जाए। देखो कम कैसे लिखेंगे उसके लिए देखो ध्यान से, ये तरीका मैंने यहां से स्टार्ट किया था, 1 बाय 1 मैंने सारे स्टेप लिखे, आप कर लेना। अब इसी बात को बजाय मैं ऐसे अलग अलग लिखूं तो क्यों ना यही लिख के दिखाऊं। कैसे? तुम मुझे बताओ। आपको बस केवल ये दिखना चाहिए, बाकी दिखना ही नहीं चाहिए, है ना। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखी थी ना, तो ऐसे तुम्हें सिर्फ ये दिखना चाहिए, अर्जुन बनना। कैसे? 5 एकम 5 और 4 9 बटे 5। इसका आंसर 9/5 आएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, अलग से लिखना ही नहीं। अब ध्यान दो कि जैसे ये क्वेश्चन इधर आता है तो ये ऐसे पलट जाता है। जैसे अब आगे चलाने के लिए 2 + 3 अपॉन 9/5 आया था, तो वो 5/9 हुआ था ना। तो मैं इस बात को कैसे समझा रहा हूं कि जो रिजल्ट आया, आपने ऊपर की तरफ जैसे चलना है, ये लाइन आते ही इसको क्या करना? पलट के लिख देना। इस रिजल्ट को क्या लिख दो? पलट के। कब? जैसे ये लाइन दिखे। तो इसका मतलब बन गया 2 + 3 × 5/9। तो तुमने कहा 3 से ये 3 पे कटा, है ना। अब क्या बन गया? 2 + 5/3 बन गया। तो जिसको तुम क्या कहोगे? 3 दूनी 6, 6 और 5 11, ये 11 बटे 3 बन गया। कोई दिक्कत भाई? अब ये ऊपर चलेगा, फिर से लाइन आई तो इसको 3 बटे 11 लिख दो। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो 1 × 3/11 यही रहेगा सेम। तो अब सोल्व करो, 11 एकम 11 और 3 ऐड कर दूंगा तो कितने बनेंगे? 14। 14 बटे 11 बना। ऊपर चलेगा, फिर से लाइन आई तो क्या लिखूंगा इसको? 11 बटे में 14। ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई होता है ना जैसे ऊपर जाता है, तो इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई लिख रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या बन गया? 1 + 11/14, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम रहेगा। तो 14 एकम 14 और 11 कितने होते हैं? 25, और बटे में 14 तो लिखना ही है। अब ऊपर ये जा ही नहीं रहा और यही आंसर। बात आई भाई समझ में? क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना था। इसका मैंने कहा था एक ट्रिकी क्वेश्चन भी बनता है, अगर वो बनता तो फिर वो कैसे होगा मैं उसको भी बता देता हूं। ठीक है, तो अब देखो उस क्वेश्चन के लिए आप ध्यान रखना, 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। कैसा? पहला क्वेश्चन तो यही वाला जैसे ये लिखा हुआ था ना, पहला तो ये वाला और दूसरा ये वाला। अब ये है ट्रिकी क्वेश्चन। कैसे? इनमें क्या फर्क है? इस क्वेश्चन में और इनमें क्या फर्क है? यहां पे ये फर्क है दोस्तों, यहां 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 प्लस, मतलब 1 + 1 फोन चल रहा है ना 1+ वाला, उसका जिक्र आ रहा है बार बार। 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1+, तो 1 अपॉन 1+ वाली जो बात है यानी कि 1+ करके आ रहा है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे 2 आ गया था, इसलिए इस क्वेश्चन से ये अलग है। तो यहां 1+ वाली फीलिंग आएगी। अब इसको सोल्व करने का तरीका फटाफट जो मैंने अभी सिखाया था एक बार करके दिखाता हूं। कैसे? 5 एकम 5 और 4 9 बटे 5, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 5 बटे 9। ठीक है, 9 एकम 9 और 1 × ये है तो इसका मतलब ये रहेगा, मैंने सीधा लिख दिया। तो 9 एकम 9, 9 + 5 कितना बनेगा? 14 बटे 9। ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 9 बटे 14। ठीक है, 14 एकम 14 और 14 जमा 9 23, 23 बटे में 14, आंसर 23 बटे 14 बन रहा है। क्लियर है? यहां पे क्या बनेगा? यहां तुम देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है नीचे वाला, इसका मतलब यहां तक का जो आंसर है वो 23 बटे 14 आएगा, लेकिन ये 1 अपॉन 23/14 है तो ये ऊपर जाके 14 अपॉन में 23 हो जाएगा, ऐसा बनेगा। ये फर्क है। अब ये तो मैंने डिटेल लिख दी जो अभी समझाई थी। और भाई एक बात और, किसी को ऐसे लिखने में दिक्कत आई हो तो मैंने वैसे एक एक स्टेप भी लिखा था, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे लिख लेना। ठीक है भाई। अब ट्रिकी मेथड क्या कहता है? ट्रिकी मेथड के हिसाब से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है कहां से? इस नीचे वाले पोर्शन से। ये क्या लिखा हुआ है? 4/5।
ठीक है, 1 प्लस वाली फीलिंग होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो 4/5 को तुमने लिखना है 4 और 5। 4/5 में पहले 4 आया फिर 5 आया, ठीक है। अब तुमने देखना है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, कितनी बार 1 प्लस फोन आया? 3 बार आया। तो 3 बार 1 प्लस फोन आया, तो इसका मतलब तुम्हें अब 3 बार प्लस करना है। बात समझ में आ रही है? तुम्हें क्या करना है? 3 बार प्लस करना है। किसको प्लस करना है? इनको प्लस करना है। तो 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23। बात समझ में आई? फिर से देखो, ये 3 बार आया ना 1 प्लस, तो तुमने इसको 3 बार प्लस करना है। इधर से प्लस शुरू कर दो, 5 और 4 9। अच्छा ध्यान रखना, माइनस हो तो फिर ये माइनस करने हैं, बस यही पॉइंट याद रखना। प्लस है तो प्लस करने हैं, माइनस है तो माइनस करने। कभी पता लगा माइनस आ जाए और तुम छोड़ाओ, तो तुम क्या करना, 5 जमा 4 कितना बनेगा? 9। फिर से 9 जमा 5 कितना बनेगा? 14। 14 जमा 9 कितना बनेगा? 23। क्लियर? 3 बार प्लस कर दिया। अब दोनों क्वेश्चन के आंसर लिख के दिखाता हूं। अगर क्वेश्चन 1 प्लस फोन से स्टार्ट है, याद रखने का तरीका सुनो। अगर क्वेश्चन 1 प्लस फोन के साथ है तो इसका मतलब पहले राइट वाला लिखा जाएगा और फिर लेफ्ट वाला लिखा जाएगा। पहले कौन सा लिखा गया? ये वाला राइट वाला, और फिर कौन सा लिखा गया? ये वाला, ठीक है। पहले पे ये, दूसरे पे ये, बात याद रहेगी। क्लियर? अगर 1 प्लस वाला फोन है तो 1 प्लस वाले में पीछे से लिखना है, लेकिन ये कौन सा है? 1/1 प्लस, ये 1/1 प्लस है, तो इसका मतलब अब कहानी कैसे लिखनी है? पहले ये वाला और फिर ये वाला। तो इसका आंसर आप करोगे क्या? पहले 14 लिखोगे और फिर 23 लिखोगे। तो दोनों आंसर मैंने आपको सोल्व करके पहले ही दिखा दिए थे, लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट रहेगा, ठीक है। तो ये तरीका था ट्रिकी क्वेश्चन के लिए। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी भाई बात। फिर भी कहीं समझ में नहीं आए तो भाई दोबारा करके देख लिया करो, और अगर मेरी बातें समझ में आती हैं, मेरा पढ़ाया ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो कमेंट करके बताया करो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हर बच्चे को जो DSSB की तैयारी कर रहा है या मैथ्स की तैयारी कर रहा है उसको इसका बेनिफिट हो, ठीक है भाई। और लाइक भी कर दिया करो भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यदि A अनुपात B 4:5 और B अनुपात C 3:8 है, तो 3A/4B/6C किसके बराबर? देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। उसने क्या कहा कि A का B के साथ जो रेशियो है भाई वो 4:5 है, ऐसा दे रहा है। फिर बोल रहे तो B का C के साथ है वो कितना है? 3:8 है, और आपसे पूछ रहे हैं कि 3A का रेशियो 4B का रेशियो 6C के बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या देखना है कि भाई यहां पे ये B जो है ये भाई साहब दोनों जगह आ रहे हैं। कैसे? इसमें तो B 5 है, आपको बता दूं ये वैल्यू होती है कैसे? जैसे A की वैल्यू क्या? 4 और B की वैल्यू क्या? 5। नीचे B की वैल्यू है 3 और C की वैल्यू है 8। क्लियर है? तो अब मैंने यहां पे देखा, देखो इसको करने के कई तरीके हैं, मैं बता देता हूं। इसको तरीके कई हैं करने के। यहां पे मैंने देखा कि भाई B भाई साहब जो है वो ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, पर इधर वाले B भाई साहब 5 है, इधर वाले B भाई साहब 3 है, जबकि दोनों है तो B सेम, तो फिर ये सेम होने चाहिए, तो इसको सेम करना है। अब ये सेम कैसे बनते हैं भाई, इसको सुन लो। ये वाले भाई साहब जो नीचे लिखे हो ना, इनको तो आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। ध्यान रखना, जिसको सेम करना है, किसको सेम करना है? B को। तो ये वाले भाई साहब ऊपर मल्टीप्लाई और ये वाले भाई साहब नीचे मल्टीप्लाई। बात समझ में? अब ऐसा करने से ऊपर वाला रेशियो क्या बन गया? 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। नीचे बन गया 5 तिये 15 और 5 अट्ठे 40। देखो ऊपर बन गया ये और नीचे बन गया ये। अब मुझे बताओ, जो B भाई साहब कॉमन थे वो दोनों जगह सेम दिखाई दे रहे हैं। अब सेम दिखाई दे रहे हैं तो तुम मुझे बताओ A की वैल्यू तुम्हें क्या दिखाई दे रही है? 12। B की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है तुम्हें? 15। और मुझे बताओ C की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है तुम्हें अब? 40। B यहां से देखोगे तब भी 15 ही दिखेगा। तो आपने A B C निकाल लिया, ठीक है। इसी बात को आप ऐसे भी कर सकते थे। ये था 4:5, ये था 3:8, तो आपने इनका कंबाइंड रेशियो निकालना था। तो इसका जो दूसरा तरीका है वो क्या तरीका है भाई? आप इसके लिए इस पूरी लाइन की मल्टीप्लाई कर देना। 4 तिये कितने होंगे? 12। बात समझ में?
इस पूरी लाइन की मल्टीप्लाई कर देना, 5 8 कितने होंगे भाई 40। ये 2 पॉइंट तो आसानी से समझ में आ गए। तो अब फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 3 बनेंगे 15। ठीक है, तो देखो यहां से अब a की वैल्यू ये दिख रही है साफ साफ, b की वैल्यू दिखाई दे रही है 15 और c की वैल्यू भी तुम्हें 40 दिखाई दे रही है। तो बस यही मैं समझाना चाह रहा था, यही हमने यहां से कैलकुलेट किया। तो आप कोई भी तरीका लगा सकते हो, और जैसे ही आपने तरीका लगा दिया तो भाई उसके बाद फिर आंसर देखो कितनी आराम से आएगा। अगर a 12 है, a अगर 12 है तो 12 3 36 बनेगा नहीं ये। अगर b मेरा 15 है तो 15 चौके 60 बनेगा ये। और c अगर मेरा 40 है तो 4 6 24 240 बनेगा। पर ध्यान दो, इनका फिर से रेशो बताना है, रेशो बताना है ना क्वेश्चन में। तो रेशो का मतलब होता है भाई कॉमन चीज को काट दो, तो काट देते हैं। 12 3 36, 12 5 60 और 12 गुना 20 240। तो भाई ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा और ऐसा ऐसा कहीं हमें दिखा 3 5 20 4 नंबर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके से रेशो बनाते हैं। 2 तरीके मैंने बता दिए, जो अच्छा लगे वो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई कितनी है? तो 1 दशमलव स्थान तक आपने ये सही बताना है। तो सबसे पहले त्रिभुज सभी जानते हो कैसी होती है, ये ऐसी होती है त्रिभुज, जिसकी 3 भुजा वो त्रिभुज होती है। तो इसकी जो भुजा है वो 12 है, 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और सबसे लंबी कौन सी है 37 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसने कहा सबसे छोटी ऊंचाई, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में ऊंचाई कितनी हो सकती है। भाई जितने बेस होंगे उतनी ऊंचाई हो सकती है, ये बात ध्यान रखना मेरी। मैंने कहा जितने बेस होंगे उतनी ऊंचाई हो सकती है। इसका मतलब एक ऊंचाई मैं इसके ऊपर भी खींच सकता हूं, एक ऊंचाई मैं इस बेस पर भी खींच सकता हूं और एक ऊंचाई मैं इस बेस पर भी खींच सकता हूं। और ऊंचाई का मतलब क्या, उस बेस पर परपेंडिकुलर डालना ही ऊंचाई होता है। अब ये मत बोलना, बोला सर ये भी तो ऊंचाई है। भाई ये तिरछे वाली ऊंचाई है, ये तिरछी ऊंचाई है। ऊंचाई ये होती है जो सीधी खड़ी हो, ठीक है ना। बोला ये घर है ना 4 मंजिल ऊंचा है, तो घर ऐसे खड़ा होगा ना या ऐसे खड़ा होगा, ऐसे ऐसे घूम घूम के, तो सीधी ऊंचाई को ही आप मेंशन करोगे ना। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा था। तो यहां पे आप ध्यान दें दोस्तों, सबसे कम ऊंचाई जो होगी, सबसे छोटी ऊंचाई जो होगी वो होगी भाई ये वाली। अब तुम्हें लगेगा बोला सर ये भी तो हो सकती थी, अरे तुम भाई यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये ज्यादा आएगा। ठीक है, सबसे बड़ी वाली साइड पे जो डालोगे वही सबसे कम ऊंचाई होगी, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पे इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाता हूं। पाइथागोरस थ्योरम सुनी है? चलो नहीं भी सुनी कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में ये बेस होता है यानी कि आधार, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब और ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। और यहां पे एक पाइथागोरस होती है, पाइथागोरस। वो थ्योरम क्या कहती है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर के बराबर होते हैं। एक तो ये याद रखना है, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कि दोनों छोटी साइड का स्क्वायर का जो सम होता है वो सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसके अलावा अगर आपसे यहां पे एरिया पूछा जाए, क्या पूछा जाए, एरिया यानी कि क्षेत्रफल अगर पूछा जाए, तो ध्यान रखना अगर किसी भी ट्रायंगल की हाइट हमें मालूम हो, अगर किसी भी ट्रायंगल की हाइट मालूम हो तो एरिया आप लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि इस केस में जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। और बेस इंटू हाइट का मतलब, और हाइट को ना पी लिख दो, कभी एच समझ दो। बेस इंटू हाइट का मतलब ये बेस है और ये हाइट है। ठीक है, ध्यान रखना एरिया में अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपका बेस यानी कि ये और ये, यानी कि दोनों छोटी साइड आएंगी, बड़ी साइड नहीं आती एरिया के लिए। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। इसी बात को एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मेरे क्वेश्चन में ये है 6, ये है 8, ठीक है, तो ये मुझे अगर निकालनी है तो तुम कैसे निकालोगे? तुम कहोगे 8 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर बराबर है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ये तो निकालनी है ना। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ये बन गया 100 और क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हटके इधर आ गया रूट और ये बन गया 10। बात समझ में?
तो अगर यहां पे 10 रख दूंगा तो ये पाइथागोरस वाली थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहां पे 10 रख दूंगा तो ये पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रही है। देख लो कैसे, क्या 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर है 10 के स्क्वायर के होगा? बिल्कुल होगा। ये 64, ये 36 और ये 100 आ रहे ना। तो इसका मतलब ये तीनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये कि मैं यहां से एरिया निकाल सकता हूं बड़ी जल्दी से। कैसे निकलेगा एरिया? एरिया होगा हाफ इंटू दोनों छोटी साइड, तो 2 चौके 8, 6 चौके 24। ये एरिया निकल गया फटाफट। नहीं तो फिर मुझे हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ता, हीरोइन नहीं, हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला कुछ ऐसा होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इस पूरे का रूट। ये एरिया निकालने के लिए होता है ट्रायंगल का, जहां पर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसकी साइड है ए बी एंड सी। दीज आर द साइड। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर एस क्या है दोस्तों? ये होता है पेरीमीटर का आधा। ये पेरीमीटर है, ए जमा बी जमा सी बटे में 2, ये पेरीमीटर है। तो एस की वैल्यू कैसे निकलेगी? इन साइड्स का टोटल करके 2 से डिवाइड करना एस की वैल्यू, फिर रख के सोल्व करना होता है। लेकिन इतना बड़ा ना करके अगर मुझे राइट एंगल का निकालने के लिए बताएं एरिया, तो ये ज्यादा आसान था, है ना, हाफ इंटू दोनों छोटी साइड। अब मुझे बताओ ये कैसे पता लगा राइट एंगल है? ये पता लगाने के लिए मैंने ये लगा के देखी कि भाई अगर ये सेटिस्फाइड हो गई तो फिर ये राइट एंगल हो गई। तो अब इसी चीज को क्वेश्चन पे लेके आते हैं। मुझे बताओ यहां पे साइड 12, 35, 37 है, कहीं भी ये नहीं बोला कि ये राइट एंगल है। तो मैं चेक करता हूं कि क्या ये राइट एंगल है। कैसे चेक करूंगा? मैं करूंगा 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, क्या सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा? भाई अगर ये आएगा तो इसका मतलब ये चीज सेटिस्फाई होगी और ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स मानी जाएंगी। 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर 1225। अब मैंने इतनी जल्दी कैसे निकाला? 35 का स्क्वायर जब भी करना हो ना दोस्तों, इस 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा ही। अगला नंबर कैसे आता है? 3 के बाद गिनती में 4 आता है ना, तो 3 गुणा 4 कर दोगे तो ये अगला नंबर आ जाएगा, 25 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 3 गुणा 4 करोगे तो 12 आगे लिख देना। ठीक है, इक्वल टू, अब 37 का स्क्वायर अटक गया, अब क्या करें? कोई बात नहीं, तरीका बताते हैं ना भाई तुम्हें, ऐसे नहीं करना, पता लगा होगा एग्जाम में शुरू कैसे करना। फिर सुनो, 7 का स्क्वायर कितना होता है? तुम कहोगे 49 होता है, बिल्कुल सही। 3 का स्क्वायर कितना होता है? बोला सर जी 9 होता है, बिल्कुल 9 होता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यहां 2 डिजिट रखने हैं, नहीं हो ना तो अपने पास से लगा लेना। 2 अंक होने चाहिए, 2 डिजिट। जैसे 7 के स्क्वायर में 2 थे, कुछ नहीं लगाना, लेकिन 3 के स्क्वायर में 1 ही था तो 1 0 मैंने लगा दी। अब 3 गुणा 7 21, 21 गुणा 2 42। अब इसकी मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है यहां पे, ध्यान रहे राइट से एक पोजीशन को छोड़ दें, एक पोजीशन को छोड़ना है, इसको छोड़ दिया तो फिर इधर लिखना है। तो 3 7 21 दूनी 42। अब इसको ऐड कर दो, ये 9 4 2 6, 9 और 4 13, यानी कि ये बनेगा 1369। तो हमने देखा कि भाई ये कर दिया, ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। अब देखा कि भाई क्या ये और ये सेम आ रहे हैं? तो तुमने कहा 5 और 4 9, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 1369। अरे भाई ये तो सेम आ गए, और सेम आ गए तो मतलब ये सेटिस्फाई हो रही है और ये सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं राइट एंगल बन गई, यानी कि इन साइडों से राइट एंगल बन गई। अगर राइट एंगल बन गई तो अब एरिया कैसे लिखोगे? तुम लिखोगे हाफ इंटू दोनों छोटी साइड। क्यों भाई? दोनों छोटी साइड तो ये है ना, तो फिर ऐसे आएगा। फिर मैंने तुम्हें ये कहा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल की हाइट मालूम हो तो एरिया लिखा जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब मुझे बताओ फिर से, अगर इस ट्रायंगल को देखोगे तो ये बेस है, ये हमारी हाइट है, तो एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस है, अब ये हाइट है, तो ये भी एरिया तो इसी ट्रायंगल का है और इससे भी एरिया इसी ट्रायंगल का आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों एरिया को मैंने इक्वल रखा, इससे कटा ये, अब कुछ और कट नहीं रहा, तो मुझे h की वैल्यू निकालनी है। क्या? 12 गुणा 35 और भाग करना है 37 से, तो कट नहीं रहा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 पंजे 60, 12 3 36 और 6 42, 420 बटे में 37। तो इसको अब सोल्व करना है। ठीक है, मैं यहां मिटा के लिख देता हूं। तो सोल्व करोगे तो जब 420 को तुम 37 से भाग दोगे तो 37 से कम 37, कितना बचा? 5।
ऊपर से उतार लिया 0, फिर से 37 से कम 37 आएगा, कितना बचा 13। आप पॉइंट लगा दो, ऊपर से उतारी 0, ठीक है। अब ये कितने पे चलेगा, ये तुम्हारा चलेगा 4 पे, है 4 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 37 से अगर चलाओगे 4 7 28, 4 3 12 तो 14, ठीक है। तो इसको जब चलाओगे तो अप्रोक्स 4 पे ही चल रही है, 4 7 28, 4 3 12 और 2 14, 3 पे चल रहे हैं वैसे तो, ठीक है। तो अब किसी को लग रहा हो कि सर ये 4 पे चला दिया, ध्यान दो चलेगा तो 3 पे, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर लिखना था तो फिर ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में ही लिखा हुआ है। आप 3 पे भी चलाओगे तो ये 3 पे चलाएंगे तो 37 तिया 3 तिया 9 और सॉरी 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 2 11, ऐसे चलेगा ना। फिर 10 में से 1 गया 9, 2 में से 1 गया 1, फिर से तुम 0 लगा के आगे चलाओगे तो अब ये जो चलेगा ये कितने पे चलेगा, 5 पे चलेगा, ठीक है। तो 5 सत्ते 35, 5 के 15 और 3 18, ऐसे चलेगा ना। तो तुम्हें एक डेसिमल प्लेस तक सही बताना था, तो 11.35 को राउंड ऑफ करके आप 11.4 ही कहोगे, तो आंसर 11.4 ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, ठीक है भाई। तो यहां से ये ध्यान रखना कैसे करना था, क्लियर है। तो ये सारी कहानी मैंने समझाई, और आपको बता दूं इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि हम पूरे मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। कंसेप्ट मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं, कोई अलग से मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाया, ठीक है, तो इसलिए इतना समय लग रहा है। तो अगला क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को क्रम से 12 तथा 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन ए कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है तथा शेष काम को बी 12 दिन में पूरा करता है, तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा काम। तो ये जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का है फिर से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो ध्यान से, ए और बी काम कर रहे हैं 12 और 20 दिन में, तो ए लेता है 12 दिन और बी लेता है 20 दिन। तो ध्यान देना, इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट है कि काम कितने समय में पूरा होगा, उसके लिए आपको टोटल काम को यानी कि कुल काम को आपने डिवाइड करना है, किससे, एक दिन के काम से, ठीक है। ये कंसेप्ट है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क या एफिशिएंसी, या आप इसको एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं। एफिशिएंसी किसकी, जिससे काम करवाने। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं इस सीरीज के अंदर आपको 100 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई, मैंने कहा मैं 100 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तो टोटल काम कितना हो गया 100। अगर मैं एक दिन में केवल 10 ही क्वेश्चन पढ़ा दूं तो कितने दिन में पढ़ा पाऊंगा, तो तुमने कहा 10 से डिवाइड कर दो सर जी 10 दिन लगेंगे। लेकिन मैं कहूं कि भाई अगर मैं एक दिन में 20 क्वेश्चन पढ़ा दूं तो फिर अब कितने दिन में खत्म होंगे, तो तुम कहोगे 5 दिन में। तो ये कितने दिन में खत्म हो रहा है कैसे पता लगा, जब टोटल काम को मेरे एक दिन के काम से, कि भाई मैं एक दिन में 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा या एक दिन में 20 पढ़ाऊंगा, उससे ही तो पता लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट होता है इन क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे सबसे पहले ए 12 दिन ले रहा है, बी 20 दिन ले रहा है, तो हमने टोटल काम बनाना है। कैसे बनेगा, इनका एलसीएम ले लो। कैसे लेते हैं एलसीएम, बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ो, 20 से कम 20, क्या 12 के पहाड़े में आता है 20, नहीं आता 12 की टेबल में। 20 दूनी 40 नहीं आता, 20 तिया 60, 60 इसकी टेबल में भी आ रहा है, इसकी टेबल में भी आ रहा है। क्लियर है, यहां तक टोटल काम पता लगा कैसे बना। अब एक दिन का काम कैसे निकलता है, 60 को 12 से डिवाइड कर दो, ये है एक दिन का काम, 60 को 20 से डिवाइड करो, एक दिन का काम। ये है आपका एक दिन का काम, जिसको आप एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, अभी बताया मैंने। ये है आपका कुल काम यानी कि टोटल वर्क, ठीक है। यहां तक बात समझ में क्लियर है यहां तक। अब देखो क्या कह रहे हैं, बोला दोनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया था। अब इस बात को मैं यहां समझा रहा हूं, ये एक लाइन है जो बता रही है कि इधर काम शुरू हुआ था, इधर काम खत्म हुआ। तो क्वेश्चन में कह रहा है दोनों ने मिलकर शुरू कर दिया काम, इसका मतलब ए और बी मिलकर काम करने आ गए, लेकिन ए कुछ दिन के बाद छोड़ गया। कुछ का मतलब क्या होता है, हमें क्या पता क्या होता है, इसका मतलब x। तो कुछ दिन बाद ए छोड़ गया, तो भाई ए छोड़ गया तो बी तो अभी भी आ रहा है ना, और बी ने शेष काम को 12 दिन में कर दिया। कितने दिन में कर दिया, 12 दिन में। तो पूछ रहा था ए ने कितने दिन के बाद छोड़ दिया काम को, तो इस x की वैल्यू को पता कर लूं तो आंसर आ जाएगा। अब कैसे पता लग करेंगे, तुम मुझे बताओ। मैंने कहा बी है ना, एक दिन में 3 ही क्वेश्चन पढ़ता है मैथ के, क्लियर है, लेकिन वो 12 दिन तक पढ़ने आया, तो कितने क्वेश्चन पढ़ के गया होगा। तुम कहोगे सर जी 12 गुणा 3 36 पढ़ गया होगा। बात समझ में आई भाई, एक दिन में बी 3 काम करता है, ये लिखा हो ना एक दिन का काम, तो 3 क्वेश्चन एक दिन में कर रहा है, तो 12 दिन में कितने करके गया होगा 36।
टोटल क्वेश्चन कितने थे 60, 60 में से 36 माइनस कर दो, कितने बच गए 24। अब ये जो 24 क्वेश्चन बच गए ना भाई, इनको किसने मिलके पढ़ा, ए और बी ने मिलके पढ़ा, और ए और बी मिलके तो एक दिन में 8 क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो 8 क्वेश्चन अगर एक दिन में पढ़ रहे हैं तो 24 क्वेश्चन ए और बी मिलकर कितने दिन तक पढ़ गए होंगे, तुमने कहा 3 दिन तक पढ़े होंगे। क्यों भाई, ये बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा, टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड करना है, किसके, जिससे करवाना है। मैंने कहा टोटल 36 क्वेश्चन तो बी ने पढ़ लिए, 60 में से 36 माइनस हो गए तो 24 अभी और पढ़ने बाकी है। इन 24 को ए और बी ने मिलके पढ़ा, तो ए और बी मिलके एक दिन में 8 क्वेश्चन पढ़े थे, तो 24 क्वेश्चन पढ़ने के लिए 3 दिन लिए होंगे। तो इसका मतलब 3 दिन के बाद ए छोड़ के गया था, यानी कि x की वैल्यू हमने 3 निकाल ली, तो ए कितने दिन बाद छोड़ गया, 3 दिन। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में? क्लियर? आसान है क्वेश्चन, बस वही बात है कि कंसेप्ट बताने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ज्यादा। नेक्स्ट, सोने और चांदी के मिश्र धातु में वजन का 80% सोना है। इस मिश्र धातु के 50 ग्राम में कितनी चांदी मिलाई जाए जिससे मिश्र धातु में सोना 75% हो जाए। तो देखो अब कैसे करते हैं इसको, करने के अलग अलग तरीके हैं। पहले मैं वो समझा देता हूं जो आप लोग फटाफट समझेंगे कि भाई टोटल मिक्सचर कितना है, मिश्र धातु यानी कि टोटल जो मिक्सचर है वो देख लेना, एलॉय जो है वो टोटल 50 ग्राम है। इस 50 ग्राम में वजन क्या 50 ग्राम है, वजन का 80% सोना है, यानी कि एक साइड मैंने लिखा गोल्ड और एक साइड मैंने लिखा सिल्वर। ठीक है भाई, तो वजन कितना 50 का 80%, ध्यान दो परसेंट का मतलब होता है पर 100, तो परसेंटेज हटाओगे नीचे ये 100 लगा दो। तो अब मैंने सोल्व किया तो यहाँ पे 40 ग्राम क्या आ गया, गोल्ड आ गया, यानी कि इस 50 ग्राम में से 40 ग्राम गोल्ड है। तो फिर सिल्वर कितनी बच गई, 50 में से 40 घटा दो, 10 ग्राम बच गई। क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई 50 का अगर 80% गोल्ड है, 80% का मतलब क्या, परसेंटेज होता है पर 100, यानी कि 100 में से 80 हिस्से गोल्ड है, तो फिर 20% क्या होगा, सिल्वर होगा। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने सीधा माइनस करके लिख दिया। अब उसने क्या कहा, बोला कितनी चांदी मिलाई जाए, तो चांदी मिलाई जाएगी तो गोल्ड तो पहले भी 40 था, अब भी 40 ही रहेगा। कितनी चांदी मिला दूं, तो 10 के साथ कितनी मिला दूं हमें क्या पता, x लिख दिया। कितनी मिला दें कि धातु में सोना 75% हो जाए, तो अब ये जो चीज है, ये वाला पोर्शन जो गोल्ड का था ये 75% हो जाए, तो भाई ये 75 होगा तो फिर ये 25 होगा। क्यों, मैंने क्या बोला, 75% का मतलब हुआ भाई 75 बटे में 100, यानी कि 100 में से 75 हिस्से, तो 100 में से 75 हिस्से अब गोल्ड हुआ, तो फिर सिल्वर भी तो बाकी 25 बची होगी, तो सिल्वर के आगे सिल्वर, गोल्ड के आगे गोल्ड, टोटल 100 बनना चाहिए इसका परसेंटेज के हिसाब से। अब इसको काट दो, काटेंगे तो क्या बनेगा, 25 एकम 25, 25 तिया 75। अब आर पार की गुणा लगा दो, तो 40 एकम 40 बनेगा, इसकी गुणा इससे करूंगा तो 3 गुणा 10 30, और जमा में 3x, 3x बराबर है ये 30 उधर जाएगा तो कितना बनेगा 10, माइनस हो जाएगा ना 40 में से, और यहां से x कितना बनेगा, दिस इज 10/3 ग्राम। बात आई समझ में? तो 10 बटे में 3 ग्राम ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ साफ साफ, यानी कि सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ये जवाब था। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा मानते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आसान है, उसमें कंपेयर करना होता है। कैसे, ध्यान से सुनना। सोना और चांदी, यानी कि एक साइड लिख दो गोल्ड और एक साइड लिख दो सिल्वर। सोना और चांदी था जिसमें से 80% सोना है। 80% का मतलब कि टोटल अगर 100 है तो 80 गोल्ड निकला है, तो सिल्वर कितना होगा 20 होगा। इसको काट दो, रेशो का मतलब काट दो, कटे तो काट दो, मतलब ये। ठीक है, तो 20 से कम 20, 20 चौके 80, काट दिया भाई। फिर उसने कहा कि इसके 50 ग्राम में कितनी चांदी मिलाई जाए जिससे मिश्र धातु में सोना 75% हो जाए। अब कुछ मिलावट होगी तो फिर सोना घट गया, कितना हो गया 75 हो गया, तो ये 75 हो गया, तो फिर बाकी का 25 क्या बचा होगा, सिल्वर बचा होगा। इसको फिर से काट दो, तो ये क्या बन गया 3:1। यहां तक बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो अब सुनो, इतना तो आसान था काम, और ये मैं लिख लिख के समझा रहा हूं, आप डायरेक्टली ये लिख सकते थे। अब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि भाई सीधी सी बात है, जो चीज मिलाऊंगा
वही तो बढ़ेगी या वही घटेगी, मिलाऊंगा तो बढ़ेगी, निकाल दूंगा तो घट जाएगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल समझाऊं कि एक क्लास में 10 लड़के और 8 लड़कियां पढ़ रही हैं। एक क्लास है बच्चों की जिसमें 10 लड़के और 8 लड़कियां पढ़ रही हैं। अगर इस क्लास में 2 लड़के और बैठा दिए जाएं, तो 2 लड़के और बैठा दिए जाएं तो लड़के अब 12 हो गए। मुझे बताओ क्या लड़कियों की संख्या पे कोई असर आएगा? तुम कहोगे कोई असर नहीं आएगा, लड़कियां तो पहले भी 8 थी, अब भी 8 हैं, लेकिन लड़के 10 से 12 हो गए। तो मैंने ये मिला दिया तो ये बढ़ गया ना। अगर मैं 2 लड़के निकाल देता तो यही इसी पे चेंज होता, ये फिक्स रहता। तो यहां से मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो चीज मिलाई जाएगी वही चेंज होगी और जो नहीं मिलाई जाएगी उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पे क्या मिलाया गया? कितनी चांदी मिलाई जाए? तो भाई ये चांदी है, तो चांदी में बदलाव होना चाहिए। यहां तो गोल्ड बदलता दिख रहा है, गोल्ड पहले 4 था अब 3 हो गया, मिलाई थी चांदी और चेंज हो गया गोल्ड। तो ये बात तो गलत है ना भाई, गलत बात कैसे बर्दाश्त करोगे? तो तुम क्या करना है, यहां पे ये गोल्ड था ये सिल्वर था, तो जो चीज नहीं मिलाई गई उसको तुमने सेम करना है। और कैसे सेम होती है वो सुन लो। इस वाले नंबर की करना ऊपर मल्टीप्लाई और इस वाले नंबर की करना नीचे मल्टीप्लाई। ध्यान दे, जिसको सेम करना है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने से देखो क्या बनेगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 4 तिये 12, 4 एकम 4। क्लियर है? ये दूसरा मेथड बता रहा हूं रेशियो का। तो अब देखो, गोल्ड पहले भी 12 था बाद में भी 12 ही है, लेकिन चांदी 3 से 4 हो गई, 1 बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमने मिला दी इसलिए तो बढ़ गई। तो भाई ये 1 जो है ये किसके बराबर है, यही आपको बताना है, इसकी वैल्यू को निकालना है। यहां तक समझ में आई कहानी? ये ध्यान रखना, ये मिलाया नहीं था तो ये सेम रहेगा। वो बात हो रहा है कि इसका परसेंटेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज एक अलग चीज है। तो यहां पे ये चीज फिक्स है, इसको हमने चेंज कर लिया। अब उसने क्या कहा कि ये 1 जो है कितनी मिलाई जाए, ये हमने कहा 3 से 4 होगी, 1 मिला दो। तो ये 1 किसके बराबर होगा? अब बात आती है कंपेयर की। कंपेयर किससे होगा? गिवन वैल्यू से। गिवन वैल्यू कितनी है? 50 ग्राम। 50 ग्राम क्या है? कुल मिश्र धातु। कुल मिश्र धातु का मतलब गोल्ड और सिल्वर को मिला के ही 50 ग्राम है। तो तुम मुझे बताओ, ये था ना शुरुआत में, ये था शुरू में, दिस इज इनिशियली एंड दिस इज फाइनली, शुरुआती और ये अंतिम। तो शुरुआत में 12 और 3 15 हिस्से थे मेरे पास, तो जो कि क्वेश्चन में 50 ग्राम के बराबर है। ये है कंपैरिजन, ये है लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो 15 की वैल्यू 50 है, तो 1 की वैल्यू क्या बताओगे? तुम कहोगे 50/15, 5 दाया 50, 5 तिये 15, और यही आंसर है 10/3 ग्राम। तो ये इसका दूसरा मेथड था। क्लियर है? तो आसान है ये भी, पहले वाला भी आसान था। उसमें ना कई बार पॉइंट में आ जाता है, तुम्हें लगेगा सर ये क्यों बता रहे हैं, कई बार पॉइंट में आ जाती है ना वैल्यू, जब हम उसका 80% निकाल रहे हैं या 20% निकाल रहे हैं तो पॉइंट में आ जाता है, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब भाई देखो, ये जो क्वेश्चन आ गया ना, ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब इसको समझ लो, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, बताऊंगा क्या लिखा है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द सेल ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स इन 5 शॉप्स ABCDE एंड E। रीड द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि भाई ये जो टेबल यहां बनाई गई है, इसमें 5 दुकानों में सेब की कितनी बिक्री हुई है ये लिखा हुआ है। ये है शॉप के नाम ABCDE और ये है नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड, यानी कि किस दुकान से कितने सेब बेचे गए। A से 860, B से 760 और C से 1380। मैं इनको यहां लिख देता हूं सो दैट कि बार बार हमें टेबल वहां देखनी ना पड़े। A से 860, B से 760, C से 1380, D से 820 और भाई E से X का मतलब कोई ना कोई यहां भी वैल्यू होगी। ठीक है, ये सेब बेचने की और ये दुकान की। अब इसके क्वेश्चन कैसे? पहला क्वेश्चन आपके सामने, हालांकि नंबर 2 लिखा हुआ, कोई बात नहीं, पहला भी आएगा, शफल हो गई वो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन कह रहे हैं दुकानों A और B में कुल बिक्री A, B, C और D की दुकानों में कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या बोला कि A और B की कुल बिक्री, A और B की कुल बिक्री कितनी होगी? तुमने कहा 860 जमा 720 कितना बनेगा? 8 7 15 और 1 16, 1620 बनेगा। भाई A और B ने 1620 से बेच दिए। कह रहे इनकी कुल बिक्री ABCD की दुकानों में कुल बिक्री का, किसमें? ABCD, इनकी कुल बिक्री का कितना परसेंट है, यानी कि ये सेल इस टोटल सेल का कितने परसेंट है। तो भाई टोटल सेल को देखते हैं कितनी आ रही है। तो तुमने कहा 0,
2 और 8 10 और 6 16 और 6 22, 8 2 10, 3 13, 13 7 20 और 8 28, 2 हासिल, 2 और 1 3, 3820। तो बोला ये वाली सेल इसका कितने परसेंट है, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो 100% से। ठीक है भाई, जब भी परसेंट में बताना होता है ना तो फिर आप 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी को इस साइन से दिक्कत है छोड़ देना, आंसर में परसेंट लगा देना। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है, वैसे मैथमेटिकली ऐसे होता है। तो ये सेल इसका ध्यान रखना, इन दुकानों में कुल बिक्री का कितने परसेंट है, तो का यानी कि ऑफ जिसके साथ लगता है ना। ठीक है, देखो परसेंट ऑफ टोटल सेल, ये ऑफ हिंदी में का जिसके साथ लगता है वो नीचे रखा जाता है। तो इसको सोल्व करना भाई, कर लो सोल्व। 2 8 16, 2 कम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 एकम 2, 191 और कुछ नहीं कट रहा। ऊपर कितना है 8100, नीचे कितना है 191, तो भाग तो देना ही पड़ेगा। तो 191 अब कितने पे चल रहे देखो, 4 9 में 36, 4 पे चल रहे, 4 एकम 4, 4 9 में 36, 4 एकम 4 और 3 7, 10 में से 4 गए 6, 6 और 4 10, ठीक है 46 बचेगा। क्लियर है भाई। अब ऊपर से 0 उतार ली, अब कितने पे चलेगा, अब ये चलेगा हमारा 191 दूनी पे, 2 पे चल रहा है, 2 एकम 2, 2 9 में 18, 2 एकम 2 और 1 3, कितना बचा, 10 में से 2 गए 8, 8 और 7 15, ठीक है 78 बचा। अब 42 आगे पॉइंट में आएगा, 42 पॉइंट दिख रहा है कहीं, दिख रहा है, इन दोनों ऑप्शन में से आंसर आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा, लेकिन बहुत नजदीक के लिखे हुए हैं, करके देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0.4 है वहां 0.6 है। तो हमने ऊपर से पॉइंट लगा के 0 लगा ली, पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। अब ये कितने पे चला, इसको मैं चलाऊं तो 4 पे चला के देखते हैं, 4 एकम 4, 4 9 में 36, 4 एकम 4 और 3 7, बिल्कुल 4 पे ही चल रहे हैं, तो इसका मतलब 42.4% ये आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3। तो ध्यान दो, इनके लिए क्या करना होता है, बस ये आपको चैप्टर्स आने चाहिए। ये परसेंटेज का चैप्टर आता था तो ये डीआई का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ो अगला, क्या कह रहे हैं, यदि उपयुक्त जानकारी पाई चार्ट में दी गई थी, ध्यान दो भाई, ये वाली जो यहां पे बात हो रही है ना पाई चार्ट की, इसका मतलब पाई चार्ट कैसा होता है, ऐसा बनता है पाई चार्ट, ऐसा सर्कल के अंदर। तो सर्कल के अंदर बोलता है तो ऐसे इनको वैल्यूज को दिखाता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया है, फिर ये सी हो गया, फिर ये डी हो गया, यानी कि ये दुकान ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये दुकान ई है। क्लियर है। कह रहा है कि अगर ये जानकारी पाई चार्ट में दी गई थी तो पाई चार्ट भाई सर्कल की फॉर्म का होता है। ठीक है, फिर बार ग्राफ भी होते हैं, लाइन ग्राफ भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहां से सर्कल से तुम्हें एक बात मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए अभी नहीं बता रहा, आगे चलने दो। मान ले कि दुकान ई द्वारा, किस द्वारा, ई द्वारा बेचे गए सेबों की कुल संख्या 380 है। मैंने मान लिया कि भाई इसने ना 380 सेब बेच दिए। अगर ये 380 है तो शॉप बी में बिक्री दर्शाने वाले क्षेत्र, शॉप बी कौन सी, इसमें बिक्री दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण निकटतम पूर्णांक तक क्या होगा। केंद्रीय कोण का मतलब क्या भाई, तुम मुझे बताओ, ये सेंटर है, इस सेंटर के चारों ओर कितना एंगल बनता है भाई, ये कितना एंगल होता है, 360 डिग्री का होता है। लेकिन वो पूछ रहा है कि ये वाला कितने डिग्री का होगा, शॉप बी का पूछा ना, ये पूछ रहा है कितने डिग्री का होगा, सारा नहीं पूछा। तो तुम मुझे बताओ, उसने पूछा कि बी में बिक्री दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण इसका निकटतम पूर्णांक में क्या होगा। तो अब आप मुझे बताओ, ए के सेब, बी के सेब, सी के सेब, डी के सेब, ई के सेब, ये सारे सेब बिके तब जाके पूरा सर्कल बना। तो इस बात को मैं क्या कहूंगा कि ये सारे सेब अगर मैं देखूं कितने बने, तो ये कितने बने, देखो भाई 0, 8 2 10 और 8 18, 6 24 और 6 30, 3 हासिल, 3 3 6, 6 8 14, 14 3 17, 7 24, 24 और 8 32, 3 और 1 4। मैंने कहा ये सारे सेब कितने हैं, तो तुमने कहा 4200 सेब हैं। ये 4200 सेब मिलकर एक पूरा सर्कल बना रहे हैं, इसका मतलब ये 360 डिग्री बना रहे हैं। ध्यान दो, उसने पूछा केंद्रीय कोण, और कोण डिग्री में ही तो होते हैं, सब जानते हो। तो इसका मतलब जो चीज पूछ रहा है वो राइट साइड में लिखना। ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता था, 360 डिग्री बराबर है 4200 से, ऐसे भी लिखा जा सकता था भाई। ठीक है, तो अब यहां पे ये डिग्री में पूछा तो मैंने कहा 4200 सेब 360 डिग्री बना रहे हैं, तो बस ये बता दो 760 सेब कितना डिग्री बनाएंगे। तो तुमने कहा एक सेब बनाएगा
360 बटे में 4200, और 760 से कितना बनाएंगे तो 360 बटे 4200 और गुना में 760। बस दोस्तों ये कैलकुलेट करना था, आंसर आ जाएगा। तो देखो कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 उड़ा तो 6 छिके 36, 6 सत्ते 42, और कुछ कट नहीं रहा तो बना कितना 6 छिके 36, 6 सत्ते 42 और 3 45 बटे में 7। इसको सोल्व करूंगा तो 7 छिके 42, बचा कितना 36, 7 पंजे 35, बचा कितना 1, 7 एकम 7, तो 65.1 दिख रहा है कहीं। 65.1 का मतलब अप्रोक्स पूछा था तो 65 ही बनेगा ना, निकटतम पूर्णांक मतलब पूरा अंक। तो आंसर 65.1 विच इज नियरली इक्वल टू 65 डिग्री। सो आंसर 65 डिग्री आ गया। बात आई समझ में, पता लगा, याद रखना, ठीक है। परसेंट में भी पूछ सकता है इसको, ठीक है, वो बाद में करेंगे जब आएगा। फिलहाल इसी का जो तीसरा क्वेश्चन बचा है, तो तीसरा क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस पाई चार्ट का भी और आज की क्लास का भी। अब समझो इसको भी, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, यदि ई सहित औसत बिक्री 840 थी। ध्यान दो, अब एवरेज की बात आ गई। डीआई देखो, जिसको परसेंटेज आता है, रेशियो आता है, एवरेज आता है, वही इन क्वेश्चंस को कर सकता है। तो यहां पे बोला यदि ई सहित औसत बिक्री 840 थी, तो अब इसकी वैल्यू, वो पीछे वाली नहीं लेनी, वो तो उस क्वेश्चन के लिए थी, उसको छोड़ दो, ये ऐसे। अब अगर औसत बिक्री 840 थी तो दुकान ई में कुल कितनी बिक्री थी। अब यहां की बिक्री पूछ ली कि भाई इस एक्स की वैल्यू क्या है, तभी तो एक्स टिका रखा था ये इन्होंने। अब आपको मैं बता दूं, यहां पे औसत जिसे आप एवरेज बोलते हो, वो क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, ये होता है भाई, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। इंग्लिश वाले भाई एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो मैथमेटिकल बात कर दी मैंने, ठीक है। एग्जांपल भी समझा देता हूं। कोई कहे तुम्हें 1 2 3 4 का एवरेज बता दो, कैसे निकलेगा, तो तुमने क्या करना है, इन सबको प्लस कर दो, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, बटे में जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 2.5। बात समझ में, ये है एवरेज इस फार्मूले के हिसाब से। अब प्रैक्टिकल सी बात, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात, क्या प्रैक्टिकल बात, एवरेज का मतलब होता है समान या समान रूप से बांटना, समान रूप से बांटना या इक्वल होना, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है भाई। अब उसने क्या बोला, वो ये कह रहा है कि भाई यदि ई सहित औसत बिक्री 840 थी, इसका मतलब क्या कि अगर औसत समान रूप से बांटना है तो इसका मतलब ये भी 840 से बांट रहे, ये भी 840 बांट रहे, ये भी 840 बांट रहे कि बेच रहे, बिक्री है, बेच रहा है भाई। अगर इसने भी 840 बेचे, इसने भी बेचे, इसने बेचे, तो टोटल सेब कितने बिके, टोटल सेब की बिक्री, तो तुम कहोगे 840 गुना 5 दुकान, 1 2 3 4 5 दुकान थी ना, तो टोटल सेब बिके कितने 4200, 840 के गुणा कर दी। अब टोटल सेब बिके 4200, लेकिन भाई इन्होंने तो इतने ही बेचे हैं, इसका मतलब 4200 में से इनके सेब निकाल दूंगा तो इसके सेब बन जाएंगे। बात समझ में आई, ये प्रैक्टिकल बात समझ में आ रही है। समान रूप से बांटना या इक्वल होना, तो अगर इनका एवरेज 840 था तो 840 ये बेच रहे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो 5 दुकानों ने इतने बेचे, तो टोटल इतने बेचे, जिसमें से ए बी सी डी ने कितने बेच दिए, तो तुम कहोगे इनका टोटल तो कितना आ रहा है 0, 2 और 8 10 और 6 16 और 6 22, 8 2 10 3 13 7 20 और 8 28 और ये आया 38, ठीक है। तुमने कहा इन्होंने 3820 बेच दी, माइनस कर दो, 10 में से 2 गए 8, 8 और 3 11, तो 380 बचा। इसका मतलब जो बची हुई दुकान है ई, उसने 380 से बेचे थे, और ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ था। बात आई समझ में। इसके अलावा और भी तरीका होता है, लेकिन फिलहाल इसको कर लो, मेरे ख्याल से ये तुम्हें आसान लगेगा और इससे क्वेश्चन तुम्हारा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में। तो इसके साथ ये हमारा फर्स्ट पेज आ गया, इसका मतलब आज के क्वेश्चन खत्म हुए। जल्दी से अगली क्लास के साथ मिलेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।